नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो और इस समय की बड़ी खबर मिल रही है सागर के जिला न्यायालय से, जहां सागर में मंदिर तोड़फोड़ की घटना के मामले में आरोपी मोनू उर्फ अरुण जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अपर जिला सत्र न्यायालय में आज जमानत को लेकर सुनवाई हुई, जिस पर पीड़ित पक्षों बाबूलाल खुशहाल, सोनी और हरीश विश्वकर्मा द्वारा आपत्ति लगाई गई। वहीं मामले के अधिवक्ताओं राकेश सोनी, रूपेश सोनी, राहुल खरे, रामगोपाल उपाध्याय ने बताया कि मोनू उर्फ अरुण जैन पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। आइए सुनते हैं अधिवक्ताओं ने क्या कहा। राकेश, ये जो मामला था मंदिर तोड़ने का और जो पूरा विवाद हुआ, उसके बाद दो लोगों की पे मामला कायम हुआ, इसमें आज जो जमानत याचिका लगी थी, किन के खिलाफ लगी थी, क्या हुआ? ये जो जमानत याचिका जो न्यायालय में पेश की गई थी, वो मोनू और अरुण जैन, जो अपने आप को महाकाल भी बताता है, उसकी तरफ से पेश की गई थी 3 दिन पहले। क्योंकि उसमें डायरी आई थी, लेकिन कुछ डायरी में कमियां थी, उसके संबंध में न्यायालय द्वारा प्रोसिक्यूशन से, पुलिस थाने से बोला गया था कि इनको पूरा करके लाइए। और आज उसमें डायरी आई और उसमें बहस हुई, दोनों पक्षों की द्वारा बहस की गई। उन दोनों के द्वारा मुख्य आधार लिया गया था कि उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं गई, मौके पे वो मौजूद नहीं था, ये बताया गया। और वो बताया कि वो बहुत संभ्रांत व्यक्ति है। और उन्हीं के द्वारा बहस के दौरान ये भी बता दिया गया कि सागर के विभिन्न थानों में, 4-5 थानों में उसके ऊपर 7-8 केस भी है। तो उसका आपराधिक इतिहास वैसे भी न्यायालय में डायरी के साथ पुलिस थाना कोतवाली द्वारा पेश किया गया था। आपत्तिकर्ताओं में खुशहाल बाबू जड़िया, जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उस घटना में, उनकी तरफ से आपत्ति पेश की गई थी। साथ में वो विश्वकर्मा जी का जो मकान उसकी घटना के पूर्व उसके द्वारा और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया था, उनके द्वारा भी आपत्ति पेश की गई थी। और एक और व्यापारी हैं जिनके पास में दुकान है, रूपेश सोनी, उनको भी ये डरा धमका रहा था और उनकी दुकान में भी तोड़फोड़ की गई थी, तो उनके द्वारा भी इस प्रकरण में आपत्ति पेश की गई थी। दोनों पक्षों की बहस को न्यायालय द्वारा सुनने के पश्चात और उसके आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए और इस मामले की जो गंभीरता है, जिससे एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई थी सागर में, इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उस मोनू उर्फ अरुण जैन उर्फ महाकाल, जो अपने आप को बता रहा है, उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। ये किस न्यायालय ने निरस्त की? ये नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय हैं, श्री राजेश सिंह महोदय की न्यायालय द्वारा आदेश निरस्ती का आदेश दिया गया है। इसमें 2 लोग थे, आरोपी बने थे, एक तो गिरफ्तार हो गया, दूसरा अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ इसको मोनू जैन को ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और पीआर के समय भी और इन्वेस्टिगेशन में लगातार फरियादी पक्ष की ओर से पुलिस से निवेदन किया जा रहा है और उनको सहयोग भी किया जा रहा है, फुटेज भी दिए जा रहे हैं कि जो अन्य लोग जो उसमें दिखाई दे रहे हैं, जो उस घटना में शामिल थे, इनको भी चिन्हित करते हुए इन्हें नामजद किया जाए, इनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए, इन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन पुलिस द्वारा जो अभी तक जो कार्रवाई की जा रही है वो इतनी संतोषजनक नहीं है, बहुत ढुलमुल तरीके से इसमें प्रगति हो रही है। न्यायालय द्वारा इस संबंध में भी पूछा गया है कि आगे क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, कितना समय और लगेगा, तो अभी अभियोजन इतना कोई स्पष्ट इसका जवाब नहीं दे पाया है। तो जमानत याचिका खारिज की है न्यायालय ने, उनमें क्या आधार लिए? जमानत याचिका के समय विभिन्न पहलुओं पे उसमें बहस हुई, उनके बैकग्राउंड को लेके भी बहस हुई। वो उनके जो अधिवक्ता थे, उन्होंने तो बहुत इनोसेंट बताने की उसमें प्रयास किया था और उन्होंने ये भी बताया कि वो मौके पे नहीं और घटना कोतवाली के बिल्कुल नज़दीक की थी। तो आपत्तिकर्ताओं की ओर से हम लोगों ने भी यही कहा कि साहब, कोतवाली के इतने नज़दीक इतनी बड़ी घटना हो जाती है और वहाँ उस तत्कालीन थाना प्रभारी जो नवीन जैन थे, उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई नहीं की गई और इस घटना के हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब पुलिस अधीक्षक महोदय को हस्तक्षेप करना पड़ा, ये हमने न्यायालय को बताया। तब जाके एक सिंपल धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जबकि उनके साथ जो बाबूलाल जी, खुशहाल बाबू जी जड़िया है, उनके साथ प्राण घातक चोटें उनके सिर पे आई थी और हत्या के प्रयास की भी धारा नहीं जोड़ी गई थी। उन्होंने एक आधार ये भी लिया था कि साहब इसमें बाद में इजाफा किया गया है, तो उसका जवाब हम लोगों ने दिया कि साहब
पुलिस जब आरोपी के साथ थी तो कैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर करती? वो तो हम लोगों की बात ही नहीं सुनना चाहती थी। जब ये सब मामले जब वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आए, तब उन्होंने थाना प्रभारी से पूछा कि भाई इतना बड़ा मामला हो रहा, पूरा शहर उबलने लगा है और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? उसके बाद भी वो नहीं चेते। जब न्यायालय में जब उसको गिरफ्तार कर पीआर मांगा गया था, तब न्यायालय द्वारा भी उनसे यही पूछा गया था कि आप किस धारा में इस अपराध को लेके आए हैं, क्या चाहते हैं? उन्होंने बोला हम रिमांड चाहते हैं, हम सीजिंग करना चाहते। तो उस समय उन्होंने पूछा था कि किस बात के लिए? बोले प्राणघातक चोट थी और जो डेडली वेपन है उसको सीज करना है। तो उन्होंने फटकार लगाई थी न्यायालय ने कि जब डेडली वेपन आप यूज़ कर रहे हो, वर्ड यूज़ कर रहे हो, और जो आहत है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, गंभीर हालत है, और आपकी डायरी तो इससे कोई रिफ्लेक्ट कर नहीं रही कौन सा अपराध है, तब जाके वास्तविक जो गंभीर चोटें आई थी, जो उस आहत के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, वो तब जाके 109 जो धारा है वो 307। हाँ, जो पुरानी वर्तमान में अब वो 109 हो गई है, और पहले वो 307 में परिभाषित होती थी, वो धारा जोड़ी गई है। अभी भी इसमें एक धारा 111 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 111 जो अभी बढ़ाई गई है, उसका इजाफा होना बाकी है, क्योंकि ये संगठित अपराध किया गया है। किंतु पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसकी सूक्ष्मता से और वैज्ञानिक तरीकों से और आसपास के लोगों से निष्पक्षता से जांच करके उनके बयान लेके अगर जांच की जाए तो ये संगठित अपराध है, निश्चित तौर पर संगठित